नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे विद्यार्थी स्टडी पॉइंट पर। मित्रों, आज मैं आप सभी हमारे जितने टीईटी, यूपी टीईटी, सीटीईटी, सुपर टीईटी और आगामी उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। उस टॉपिक का नाम है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। उस जैव विविधता से संबंधित मैं आगामी 30 मिनट तक आज आपके साथ रहने वाला हूं। तो मित्रों, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, बहुत ज़्यादा तथ्यों से भरा हुआ है तथा इसमें बहुत कुछ हमारे इन आगामी तीनों प्रकार के छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण सूचनाओं का भंडार है। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो निश्चित तौर पर आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आज आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, बिना समय गवाए हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं और शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। मित्रों, ये एक ऐसा शब्द है कि इस शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो वाल्टर जी रोजन साहब ने किया था सबसे पहले। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे उनका नाम। ये जो वाल्टर जी रोजन साहब थे, इन्होंने जैव विविधता शब्द का उपयोग किया तथा इन्होंने ये बताया कि जो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र या बायोम में मिलने वाले जीव जंतुओं की जो प्रजातियों की विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं। रोजन साहब ने कहा था कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में या उस पारिस्थितिकी तंत्र का एक दूसरा नाम बायोम भी होता है, उस बायोम में मिलने वाले जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होते हैं, उनकी जो प्रजातियां होती हैं, विभिन्न प्रजातियां, उन्हें जैव विविधता कहा जाता है। यहाँ पर देखिए मित्रों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक छोटा सा शब्द है, जीवोम किसे कहा जाता है। तो जो ये जीवोम है, इसको यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। जीवोम को तो समान जैविक या अजैविक दशाओं वाले प्राकृतिक परितंत्र को जीवोम कहा जाता है। यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन है। ये आप देखेंगे कि जैव विविधता कितने प्रकार की होती है। तो जो जैव विविधता होती है ये दो प्रकार की होती है, एक आनुवांशिक जैव विविधता और दूसरी प्रजाति जैव विविधता। ये दो प्रकार हैं जैव विविधता के। तो जो ये आनुवांशिक जैव विविधता है, आनुवांशिक जैव विविधता जो है, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो आनुवांशिक जैव विविधता क्या होती है कि एक ही प्रजाति में पाई जाने वाली जीन संबंधी विविधता अगर है तो उसे आनुवांशिक जैव विविधता कहा जाता है। आप देखेंगे कि जो प्रजाति जैव विविधता क्या होती है कि विभिन्न प्रकार की जातियों के मध्य पाई जाने वाली जो विविधता है उसे प्रजाति जैव विविधता कहा जाता है। विषुवतीय वर्षा वन को जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहा जाता है क्योंकि यह विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला पारिस्थितिकी तंत्र है। इसे जो ये हॉट स्पॉट है, कौन सा, विषुवतीय रेखीय वर्षा वन। उसके बाद सर्वाधिक जैव विविधता भूमध्य रेखीय प्रदेश में और विषुवत रेखीय सदाबहार वनों में पाई जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। इस प्रश्न को ऐसे ही याद रखना है क्योंकि जितने भी ये जो टीईटी के एग्ज़ाम है या सीटीईटी का एग्ज़ाम है उसमें ये प्रश्न सीधे तौर पर पूछा जाता है। कई तरीके के राज्य स्तरीय कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक और प्रश्न है कि सर्वाधिक जैव विविधता भूमध्य रेखीय प्रदेश में और विषुवत रेखीय सदाबहार वनों में पाई जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र एवं जैव विविधता क्या होती है, उसका एक लाइन में परिभाषा दी गई है कि यह एक क्षेत्र की विविधता या परितंत्र के आधार पर बनाई जाने वाली विविधता है तथा सामुदायिक जैव विविधता ज़्यादा उत्पादक एवं स्थिर परिस्थितिकी का निर्माण करती है जो प्राकृतिक पर्यावरण को स्वस्थ एवं संतुलित बनाए रखने में सहायक होती है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो हमारा लास्ट पॉइंट है कि जैव विविधता की समृद्धि परितंत्र की स्थिरता तथा संतुलन को निर्धारित करती है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि भारत में जैव विविधता के जो हॉट स्पॉट हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें जो हमारे पास भारत में जो जैव विविधता के जो हॉट स्पॉट हैं वो मुख्य रूप से उनको हम निम्न प्रकार से
उनको डिवाइड करते हैं। जैसे पहला हॉटस्पॉट जो है वो हिमालय क्षेत्र है। तो भारत का जो हिमालय क्षेत्र है, आप देखेंगे कि जो ये भारत का जो हिमालय क्षेत्र है, इस हिमालय क्षेत्र में, ये हिमालय क्षेत्र कहाँ है? भारत के उत्तर पूर्व भाग, दक्षिण मध्य तथा पूर्वीय नेपाल और भूटान के क्षेत्रों में जो फैला हुआ जितना क्षेत्र है, ये पूरा हिमालय क्षेत्र है। उसके बाद जो हमारे पश्चिमी घाट हैं तथा लंका का, जो श्रीलंका के आसपास का जो क्षेत्र है, ये हमारे यहाँ बायोडाइवर्सिटी का मेन केंद्र है। यहाँ पर ये स्लाइड में आप देखिएगा, इसमें विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। किसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? ये जो हमारे पश्चिमी घाट हैं और श्रीलंका के जो क्षेत्र हैं, आसपास का जो क्षेत्र है। यहाँ पर एक ध्यान रखने वाला एक छोटा सा महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो ये सदाबहार वन है, हमारे पश्चिमी घाट के जो सदाबहार वन हैं, जो ये क्या है, इनको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। उसके बाद इंडो बर्मा हॉटस्पॉट, यानी भारत और बर्मा के जो बाउंड्री पर जो वहाँ का जो क्षेत्र है, यानी भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, असम और अंडमान द्वीप का जो समूह है, उसको इंडो बर्मा हॉटस्पॉट कहा गया है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप, सुडालैंड हॉटस्पॉट है, ये इंडोनेशिया द्वीप पर स्थित है। यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको, इस वाले जो हमारा रेक्टेंगल है, आपको इस रेक्टेंगल में एक महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेगा कि भारत का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट कौन सा है? इसका सीधा एक लाइन का जवाब है कि इंडो बर्मा सीमा भारत की सबसे बड़ा हॉटस्पॉट क्षेत्र है। और भारत का सबसे छोटा हॉटस्पॉट कौन सा है? वो पश्चिमी घाट है। और यहाँ पर मुझे एक बात कहने के लिए मुझे अभी अचानक से याद आया है कि जो ये पश्चिमी घाट है, यहाँ पर ये सबसे विस्तृत जैव विविधता वाला क्षेत्र भी है। और ये पश्चिमी घाट है, ये गुजरात से लगा करके नीचे जब आप जाओगे केरला के अंतिम छोर तक, आपको जो है वो ये पश्चिमी घाट पूरा मिलता है। इसमें विभिन्न प्रकार के जो कटीले वन और हमारे क्षेत्र में पाए जाने वाला जो ये वृक्ष होता है, जो बेल का वृक्ष होता है, ये इसी पश्चिमी घाट से लिया गया वृक्ष है। उसके बाद आप देखेंगे कि सर्वाधिक मानव जनसंख्या घनत्व जो है ये इसी पश्चिमी घाट में पाई जाती है। उसके बाद समुद्री संवेदनशील क्षेत्र कौन से हैं? वर्तमान में कुल भारत में 50 समुद्री संवेदनशील क्षेत्र हैं। और भारत में जो अब इसमें जो ये 50 संवेदनशील क्षेत्र हैं, आप देख पा रहे होंगे, इसमें 10 क्षेत्र लक्षद्वीप के हैं और करीब 11 क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के हैं। ये संवेदनशील क्षेत्र हैं जो निम्न अक्षांशों में उच्च अक्षांशों से ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ पर एक सीधा सा 1 नंबर का क्वेश्चन है, अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र कौन से हैं? देखिए, जो ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, ये सर्वाधिक, यानी संसार में कुल जैव विविधता वाले क्षेत्रों के मुकाबले 50% से ज़्यादा प्रजातियाँ इन उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट में आप देखिएगा कि दक्षिण अमेरिका में जो अमेज़न है, ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की जैव विविधता विश्व में सर्वाधिक है। यहाँ पर एक प्रश्न मुझे और याद आ रहा है कि जो ये अमेज़न है, इसको हमारी पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, यानी हमारी पृथ्वी के जो लंग्स हैं। सीधे तौर पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है, तो ये अमेज़न के जंगल हैं जो कि दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। उसके बाद जो विशालता के कारण पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, देखिए यही बात यहाँ पर आ गई। अभी मैं आपको जो बता रहा था कि इतने विशाल हैं कि उनको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, जो अमेज़न के जंगल हैं। यहाँ पर ज़्यादा सौर ऊर्जा उपलब्ध होती है तथा कम मौसमी परिवर्तन होता है तथा मानव का हस्तक्षेप न्यूनतम होता है। ये इसके महत्वपूर्ण कारण हैं। देखिए मित्रों, ये हमारे देश में बायोडाइवर्सिटी के जो मेन स्पॉट्स हैं कि इन्हें समुद्री वर्षा वन भी कहा जाता है। और विश्व में सबसे बड़ी जो जैव विविधता है, विश्व की सबसे बड़ी, ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। और ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ में जो रीफ है, ये सबसे बड़ी जैव विविधता केंद्र के नाम से जानी जाती है। उसके बाद आर्द्र भूमियाँ, इस पर एक सीधा प्रश्न आता है। आर्द्र भूमियाँ जिसे वेटलैंड भी कहा जाता है। आर्द्र भूमियों से संबंधित एक प्रश्न आता है कि मैंग्रोव वन किसे कहते हैं। एक सीधा प्रश्न है
कि हम यहाँ देखेंगे कि जो जलमग्न रहकर लवणीय पर्यावरण में अपना पोषण एवं संवर्धन करते हैं, यानी वो क्षेत्र जहाँ पर बहुत सारा जलमग्न रहकर बहुत सारे लवणीय पर्यावरण में अपना पोषण और संवर्धन करते हैं, उन प्रकार के जो वर्षा वन होते हैं उनको मैंग्रोव वन कहा जाता है। लवणीय, इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर साल्टी वाटर होता है वो लवणीय पर्यावरण होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सर्वाधिक जैव विविधता भूमध्य रेखीय प्रदेशों में, न्यूनतम जैव विविधता ध्रुवों के निकट और सर्वाधिक जैव विविधता वाला महाद्वीप अफ्रीका है। यहाँ पर एक 3 आपको छोटे छोटे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ दिख रहे हैं कि सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है, ये भूमध्य रेखीय प्रदेश है। और न्यूनतम जैव विविधता वाला प्रदेश कौन सा है, ये हमारे जो ध्रुव होते हैं उनके निकट के जितने क्षेत्र होते हैं ये न्यूनतम जैव विविधता होती है। और सर्वाधिक जैव विविधता वाला महाद्वीप कौन सा है, कॉन्टिनेंट, वो कॉन्टिनेंट अफ्रीका है। मित्रों, यहीं पर आप देखेंगे कि हमारे जितने भी टीटी के, सीटीटी के और उत्तर प्रदेश की तमाम जो परीक्षाएं हैं, चाहे वो यूपीपी की परीक्षा हो या यूपीएसआई की परीक्षा हो, सब में इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं उनकी भरमार रहती है। आप देखेंगे कि जैव विविधता जो ह्रास है उसके मुख्य कारण कौन से हैं। तो जैव विविधता ह्रास के यानी उसमें कमी आने के मुख्य कुछ प्राकृतिक कारण हैं, कुछ मानव जनित कारण हैं। तो प्राकृतिक कारणों में ज्वालामुखी उद्गार होता है, जलवायु में परिवर्तन होता है, सूखा एवं अकाल पड़ता है, पृथ्वी पर उल्कापिंडों की टक्कर होती है। ये जो पॉइंट हैं ये प्राकृतिक कारण है जैव विविधता में कमी आने के। और जो मानव जनित कारण कौन से हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो प्राकृतिक आवास होते हैं उनका विनाश होता है। यानी अगर कोई प्राकृतिक पॉन्ड है या कोई जंगल है, अगर उसका विनाश हो रहा है तो ये प्राकृतिक जैव विविधता के ह्रास का कारण बनेगा। और आवासों का विखंडन होता है, वन्य जीवों का अवैध शिकार होता है, या झूम कृषि, औद्योगिक जो निर्जलीकरण होता है, यानी जो उद्योगों की वजह से पृथ्वी से बहुत सारा जल निकाला जाता है जिससे निर्जलीकरण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ये कुछ मानव जनित जैव विविधता ह्रास के कारण हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक अगला पॉइंट है हमारा कि आवास जो होते हैं उनका जो विनाश है वो जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आवास विनाश है, यानी अगर किसी के रहने के स्थान विनष्ट किया जाता है, चाहे वो किसी भी जानवर का हो या किसी भी जंगली जीव का हो या हमारे किसी जलीय प्राणी का हो, अगर उनका आवास का विनाश किया जाएगा तो इस जैव विविधता के नष्ट होने का सबसे प्रमुख कारण है। उसके बाद विदेशी जातियों के प्रवेश से जैव विविधता का क्षय होता है। ये स्थानिक प्रजातियों को नष्ट कर देते हैं। देखिए, अब ये हालांकि यहाँ पर कहना थोड़ा सा समीचीन नहीं होगा क्योंकि ये थोड़ा सा इतिहास का प्रश्न बन जाएगा, लेकिन फिर भी हम देख पाएंगे कि अगर कहीं भी किसी भी क्षेत्र में विदेशी प्रजाति आती है तो वो सबसे पहले अपनी संस्कृति का प्रचार करती है और वहाँ की जो लोकल जो जनरेशन होती है, लोकल संस्कृति होती है या लोकल बायोडाइवर्सिटी होती है, सबसे पहले वो खतरे में आती है और नष्ट हो जाती है। एक बहुत बड़ा कारण है। आप देखेंगे कि अमेरिका गेहूं के साथ जो आयातित जो गाजर घास है ये आई थी। यहाँ पर एक 1962 और 65 के आसपास की बात कहने की कोशिश की गई है। ये वो दौर था जब अभी हमने 2 अक्टूबर को हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन मनाया। ये वो दौर था जब हमारे देश में गेहूं का उत्पादन कम हुआ करता था और हमारे यहाँ उस समय करीब 35 से 40 करोड़ की आबादी हमारे देश की थी, लेकिन फिर भी हम उतना अनाज नहीं पैदा कर पा रहे थे कि हम अपने पूरे देश का भरण पोषण कर पाएँ। तो हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश की जनता से एक दिन उपवास करने का संकल्प लिया था। हालांकि आज हमारा ये विषय नहीं है, लेकिन फिर भी उसको कहना इसलिए समीचीन है कि वही समय था जब अमेरिका ने हिंदुस्तान को एक विशेष प्रजाति का जो लाल गेहूं होता है, जिसे अमेरिकी गेहूं कहा जाता है, वो भारत को देने का वादा किया था तथा उन्होंने भारत को जो ये गेहूं दिया था उसमें, अब कुछ लोग कहते हैं कि ये साजिशन था, कुछ लोग कहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट आ गया, लेकिन कारण चाहे जो भी रहा हो, आज हमारे देश भर में एक ऐसी
घास है जो जिसको हम खरपतवार कहते हैं, इसके लिए ये एक ऐसी घास है जो श्वसन रोग के लिए बहुत उत्तरदायी है, जिसे गाजर घास कहा जाता है। ये वही घास है जो हमारे गली मोहल्लों में अक्सर सफ़ेद सफ़ेद से इसमें जो एक गुठली जैसी संरचना होती है और बड़ी मात्रा में बहुत तेज़ी से बढ़ती है। ये गाजर घास की जो प्रजाति है अमेरिका से 1962 और 65 के बीच में हमारे देश में आई थी। तो ये अमेरिकी गेहूं के साथ आ गई थी। और मैक्सिको से जो लाया गया था, ये लेप्टाना कमारा नाम का एक गेहूं था, एक प्रजाति थी, उसमें ये एक गाजर घास के साथ एक ये दूसरी जब मैक्सिको से कुछ चीज़ें आयात की गई अनाज के रूप में, तो उसमें ये चीज़ें हमारे देश में आ गई। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये आप और चीज़ें मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। हालांकि मैं चाहता हूँ कि आपको सीधे सीधे जो बिंदु हैं जो कंपटीशन में पूछे जाने योग्य हैं, सिर्फ उन्हीं से आपको रूबरू कराया जाए। तो भारत का सबसे बड़ा जो पारिस्थितिक जो उद्गम है वो श्री वेंकटेश्वर जो त्रिपुरा है, ये यहाँ भारत का सबसे बड़ा जो पारिस्थितिकी उद्यान है। भारत का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी उद्यान जो है वो श्री वेंकटेश्वर में है, जो कि तिरुपुर में है। एक सीधे 1 नंबर का प्रश्न है मित्रों, इसको ऐसे ही याद कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे कि प्राकृतिक संरक्षण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN है, इंटरनेशनल यूनिट फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो इंटरनेशनल यूनिट फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, ये इसका जो स्थापना है ये 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी और आज इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड में है। तो मित्रों, आप यहाँ देखेंगे कि ये एक सीधे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ऐसे ही याद कर लेना है। उसके बाद विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा वैश्विक नेटवर्क और सरकारी और गैर सरकारी दोनों संगठनों के सदस्य इस मुख्यालय में होते हैं तथा इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा का पर्यवेक्षक कहा जाता है, ये जो IUCN है। उसके बाद यह संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, ये महत्वपूर्ण बात है। कई बार ये पूछा जाता है कि क्या IUCN संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य होने का दर्जा प्राप्त है, लेकिन IUCN जो है एक स्वतंत्र इकाई है, लेकिन फिर भी इसको संरक्षक की उपाधि दी गई है। इसका मुख्य कार्य विश्व वन्य जीव यानी WWF के कार्यों के साथ एकम में स्थापित करना तथा वैज्ञानिक रूप से संरक्षण तकनीकी को बढ़ावा देना है। तथा यहीं पर आप देखेंगे इसमें जो रेड डाटा बुक है, इस पर कई प्रश्न आते हैं कि IUCN द्वारा यही इंटरनेशनल यूनिट फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर 1963 में एक रेड डाटा बुक जारी की गई थी। इस रेड डाटा बुक का जो मुख्य उद्देश्य था वो था विलुप्त प्राय और असुरक्षित तथा दुर्लभ जीवों तथा पादपों से संबंधित एक पुस्तक है, जिसमें जो कि मृतप्राय या यूं कहें कि संकटापन्न जीवों की एक लिस्ट इसमें तैयार की जाती है, जिससे उनकी रक्षा की जा सके। इसमें जो क्रांतिक रूप से संकटापन्न जीवों को गुलाबी पृष्ठों पर और पुनः पर्याप्त संख्या में वृद्धि होने पर हरे पृष्ठों पर उन्हें स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये इसमें और एक फैक्ट है। उसके बाद एक IUCN की एक लाल डेटा बुक है, जिसे लाल सूची कहा जाता है। उसमें विलुप्त प्राय प्राणी, वन्य जीवों के विलुप्त होना या अति संकटग्रस्त जानवर या अति संकटग्रस्त प्राणी या संकटापन्न या सुभेद्य, संकट के निकट या कम चिंतनीय, आंकड़ों का अभाव जिनका होता है, या कुछ ऐसे ही और जो अनर्कल्स होते हैं, जो या यूं कहें कि अनांकलित होते हैं, जिनका आंकलन नहीं हुआ होता है। ऐसे जो कुछ जानवर होते हैं, कुछ ऐसे वन्य जीव होते हैं, कुछ ऐसी वनस्पतियां होती हैं, उन सब को IUCN की रेड डाटा बुक में अंकन किया जाता है। यहाँ पर आप और देखेंगे कि हमारे कुछ विलुप्त प्राय प्रजातियां हैं, जैसे मैमथ है जिसका नाम लाल पांडा होता है, डोडो ये एशियाई चींता है, और ये एक अलग अलग, मैं यहाँ पर थोड़ा सा कट करना चाहूँगा, ये टोटल 6 प्रजातियों के नाम यहाँ पर हमने अंकित किए हैं, जैसे मैमथ, डोडो, डायनासोर, लाल पांडा, एशियाई चींता और गुलाबी मस्तक वाली बतख। ये कुछ ऐसी प्रजातियां हैं, ये कुछ ऐसी प्रजातियों के नाम हैं
जिनको इस IUCN की रेड डाटा बुक में स्थान दिया गया है। तो मित्रों, यहाँ पर एक ये महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इनको सीधे तौर पर याद रखना है। उसके बाद हम देखेंगे, अभी हमने जो संकटापन्न जीव हैं उनके बारे में अभी हमने पढ़ा, जो संकटापन्न जीव हैं। उसके बाद में हमने IUCN के बारे में पढ़ा। हमने देखा, जो अभी हमने IUCN के विषय में पढ़ा। IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनिट फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनिट फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। इस IUCN के अंतर्गत 1963 में आपने देखा कि जो संकटापन्न जीवों के लिए जो सूची है वो तैयार की गई थी। इसके अंतर्गत एक रेड डाटा बुक आती है, ठीक है। जो अति संकटग्रस्त वनस्पतियाँ होती हैं, उनको जो अति संकटग्रस्त होती हैं उनको इस रेड डाटा बुक में रखा। ये एक एग्जाम्पल है हमारे देश की रेड डाटा बुक का। ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके संरक्षक की तरह, उसके परामर्शदात्री संस्था की तरह कार्य करती है, लेकिन ये यूनिसेफ का अंग नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है और जो इसकी स्थापना 1963 में की गई है। ये कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो आपको सदैव याद रखने हैं। उसके बाद मित्रों देखिए, गंगा डॉल्फिन की हम बात करते हैं। गंगा डॉल्फिन क्या है? यहाँ पर हमारे पास मैंने और 2-3 स्लाइड्स और हैं। जो गंगा डॉल्फिन है ये क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो लिटानिस्टा गंगाटिका है। इसको सुसु भी कहा जाता है, ये छोटा सा नाम है। यह मछली नहीं वरन एक स्तनधारी जीव है। ये ध्यान देने योग्य बात है कि जो गंगा डॉल्फिन है उसको मछली की श्रेणी में नहीं रखा गया है, बल्कि एक स्तनधारी जीव है, ठीक है मित्रों। यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव इसे घोषित किया गया, गंगा डॉल्फिन को। और गंगा का इसको टाइगर कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? देश का पहला जो डॉल्फिन रिजर्व है वो हुगली नदी में उसको बनाया गया। उसके बाद डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र वर्तमान में पटना विश्वविद्यालय में है। अब आप देखिएगा कि ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को फेस कर रहे होते हैं। तो ये छोटे छोटे जो तथ्य हैं ये कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ पर मैं एक स्टार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको लग रहा होगा, लेकिन खैर स्टार बना देने से चीज़ें मैं जब भी कुछ पढ़ाई करता हूँ तो स्टार बना लेता हूँ, जिससे मुझे चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं और मुझे इम्पॉर्टेंट होने का आभास मिलता है। आप देखेंगे कि जो नदी सुरक्षा के लिए बायो मॉनिटरिंग टूल की संज्ञा दी गई है, क्योंकि ये जो गंगा डॉल्फिन होती है ये नदियों में सफाई का कार्य करती है और बहुत सारे जो नुकसान पहुंचाने वाले जलीय जीव होते हैं उनको इसका एक आसान शिकार और इसका भोजन होते हैं। रिवर फॉर लाइफ डॉल्फिन के लिए वन्य जीव कोष के द्वारा एक पंचलाइन बनाई गई थी। इसको कहा गया था रिवर फॉर लाइफ। और बिहार सरकार ने 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे मनाने का निश्चय किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2007 में डॉल्फिन की महत्ता को पहचानते हुए पूरा 2007 को डॉल्फिन वर्ष घोषित किया था। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण छोटे छोटे बिंदु हैं, अक्सर हम लोग इन्हें इग्नोर करते हैं, लेकिन परीक्षा में ये बहुत परेशान करते हैं। यहाँ पर मैं एक और प्राकृतिक जो सफाई कर्मी है, यानी मैं बल्चर की बात करने वाला हूँ, जिसकी आजकल कमी होने की या रेड डाटा बुक में इसका अंकन है और इसकी खूब चर्चा होती है, क्योंकि जो डेक्लोफिन नाम की एक दवा है जिसको जो दर्द निवारक के रूप में जानवरों और मनुष्यों के शरीर में लगाई जाती है, ऐसा माना जाता है कि उस दवा के सेवन से ये जो बल्चर है इसकी प्रजाति को खतरा उत्पन्न हो गया है। इवन हम तो ये कहेंगे कि ये बिल्कुल अति संकटापन्न स्थिति में आ गए हैं, और जबकि ये पर्यावरण में प्राकृतिक सफाई कर्मी कहे जाते हैं। सबसे बड़ा खतरा है वो इसको दी जाने वाली जानवरों को, देखिए वही लिखा है, जो दर्द निवारक डाइक्लोफेनिक सोडियम एक दवा है। ये एक गैर स्टेरॉइड दवा है। ये गिद्धों के जो प्रजनन केंद्र जो है, यहाँ पर एक प्रश्न है सीधे सीधे कि गिद्धों का प्रजनन केंद्र हमारे देश में पिंजौर एक जगह है हरियाणा में, यहाँ पर स्थित है। ये सीधा आपको याद रखना है। इनका सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गिद्धों की जो प्रजाति है वो संकटापन्न क्यों हो गई? क्योंकि एक दर्द निवारक दवाई है डाइक्लोफेनिक सोडियम, जो कि जानवरों को दी जाती है, और वो जानवर जब मर जाते हैं
तो उनका मांस खाने से, उनका फ्लश खाने से इन गिद्धों की मौत हो जाती है। तो ये एक इनको संकटापन लाने में, संकटग्रस्त करने में इस दवाई का बहुत खतरनाक रोल है। उसके बाद शीत ऋतु में प्रवास करने वाले साइबेरियन क्रेन है, ग्रेटर फ्लेमिंगो है, वुड सैंड पाइबर है और यूरेशियन कबूतर है। ये कुछ ऐसे जीव हैं जो जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रीष्म ऋतु में आवास करने वाले जो एशियाई कोयल है और नीली पूंछ वाली जो एक मक्खी है, ये भी इसको भी एक बायोडाइवर्सिटी के लिए संकेतक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। देखेंगे मित्र, हमारे पास मैक्सिमम 2 या 3 स्लाइड्स और हैं। उसमें आर्थिक जैव विविधता वाला जो पारिस्थितिक जो परितंत्र है वो अपनी स्थिरता को कम विविध बनाने के लिए परितंत्र की तुलना में आसानी से कायम रखता है। जो जीन बैंक से जैव विविधता में भारी क्षति पहुंचती है। विशिष्ट कृषि पद्धति जैव विविधता की संरक्षक नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। नारियल को कल्प वृक्ष कहा जाता है। देखिए, हमारे पुराणों में बहुत इसकी चर्चा होती है, कल्प वृक्ष किसे कहते हैं। तो जो नारियल का वृक्ष है, इसको सीधे तौर पर आप याद रखेंगे कि नारियल के वृक्ष को ही कल्प वृक्ष कहा जाता है। अच्छा, जो बांस है एक सदाबहार घास है, सीधे याद रखने वाला। इसे हरित सोना या इसको राक्षस घास भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बांस को घास की श्रेणी में रखा गया है। आलू और अदरक जो हैं ये तने की श्रेणी में आते हैं। केले का जो तना है वो उसकी पत्ती होती है। ठीक है मित्रों। उसके बाद जैव विविधता विरासत स्थल में अधिसूचना होने वाला भारत का प्रथम जलाशय जो है वो कौन सा है? अमीनपुर झील, तेलंगाना है। उसके बाद आप देखेंगे बस कुछ छोटे छोटे सीधे तौर पर प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। जैसे सबसे बड़ा पुष्प रेप्लिसिया का है, सबसे छोटा पुष्प बोल्फिया का होता है, सबसे लंबा वृक्ष यूकलिप्टस होता है और सबसे विशाल वृक्ष सिकोआ का होता है। ये मित्रों, ये सीधे तौर पर याद करने योग्य कुछ प्रश्न हैं, इन्हें आप याद कर लेंगे। उसके बाद जो विलुप्त पक्षी है डोडो, इसका निवास स्थल मॉरिशस में हुआ करता था। ये डोडो पक्षी है। ठीक है। उसके बाद जो गाजर घास है, अभी हम लोगों ने उसकी चर्चा की। ये अमेरिका से जो गेहूं आया था उसमें आई थी। ये अमेरिका से जो आयातित गेहूं था PL480। कई बार ये सीधे प्रश्न पूछा गया है कि अमेरिका से आयात होने वाला जो गेहूं था उसकी प्रजाति कौन सी थी। तो ये PL480 है। इसको आपको ऐसे ही याद रख लेना है। तो उसमें गाजर घास पाई गई थी। सार्क के यकृत से निकाला गया जो तेल होता है उसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। उसके बाद जो जाइगिना मछली होती है ये हथौड़े के आकार की होती है। उसके बाद जो सीबक थार्न है इसे लेह वेटी या लद्दाख के क्षेत्र में पाया जाता है। विटामिन तथा पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। ठीक है मित्रों, ये PDF मैं शेयर कर दूंगा साथ में, या इसको आप स्लो मोशन में करके इसको आप पढ़ सकते हैं और इस पूरी स्लाइड को आप नोट कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा तेज़ करते हुए मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूं। तो जैव विविधता संरक्षण की जो जैव विविधता संरक्षण की कुछ इकाइयां हैं उसके विषय में एक बार चर्चा कर लेना आवश्यक है कि जो जैव विविधता संरक्षण है वो क्या है। इसके अंतर्गत पौधों और जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवासों में अनुकूल दशाएं उपलब्ध कराने के लिए इस जैव विविधता संरक्षण केंद्र का निर्माण किया गया है। इसका उद्देश्य जो है वो राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार, वन्यजीव अभयारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में ये 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पर यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसके अंतर्गत जो संकटग्रस्त जो जातियाँ होती हैं उनको मौलिक प्राकृतिक आवासों से हटाकर अन्यंत्र स्तर और उनकी अनुकूल दशाओं में कृत्रिम आवासों में जब उसको हम शिफ्ट करते हैं तो इसको हम परस्थानिक संरक्षण कहते हैं। ठीक है मित्रों। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? कई बार ये सीधे प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में लागू हुआ था। इसमें 3 प्रकार की जैव विविधताओं की चर्चा की गई थी। वो थे राष्ट्रीय उद्यान थे, जैव जीव मंडल थे
और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी। अब इन तीनों में मैं अंतर बता के अपनी आज के इस लेक्चर का समापन करूंगा। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं मित्रों, यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो सीमांकन है किसी परितंत्र में विशेष पशु पक्षियों तथा पेड़ पौधों को संरक्षण देने के लिए किया गया था। इसमें जो सीमाएं होती हैं उसका निर्धारण विधायिका के द्वारा, यानी एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, यानी एक रिटन लॉ के द्वारा इसकी सीमाओं का निर्धारण किया जाता है तथा इसमें पर्यटन की अनुमति होती है। यहाँ पर ये एक सीधा 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उसमें पर्यटन की अनुमति होती है। तो जी हाँ साहब, इसमें पर्यटन की अनुमति होती है। उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसका सीमांकन इसका विशेष पशु पक्षी के संरक्षण देने के लिए किया जाता है। तो इसमें सीमाओं में परिवर्तन एवं संशोधन नहीं किया जा सकता। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती हैं। इसमें खास बात ये होती है, इसमें लकड़ियों का कटान किया जा सकता है। उसके बाद जो मछलियाँ और चींटियों को लाइसेंस लेकर शिकार किया जा सकता है, किसमें? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में। उसके बाद जीव मंडल आते हैं, यानी बायोस्फीयर रिजर्व्स आते हैं। उनका जो सीमांकन है वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों से किया जाता है, यानी अगर कोई देश चाहे तो बायोस्फीयर रिजर्व की सीमाओं को नहीं बदल सकता। यहाँ पर ये अति महत्वपूर्ण बात है। और सीमाओं का निर्धारण विधि प्रक्रियाओं के द्वारा किया जाता है और एक से अधिक बायोडाइवर्सिटी इसमें जो परितंत्र हैं वो हो सकते हैं। इसके अंदर बायोस्फीयर रिजर्व की संकल्पना का उद्भव यूनेस्को के द्वारा, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है यूनेस्को, 1971 ईस्वी में किया गया था और मनुष्य और जीव मंडल यानी MAV कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया था। भारत में 1986 में इसका प्रारंभ हुआ। वर्तमान में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हमारे देश में हैं। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी में 1986 में तय किया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है वो कच्छ है और सबसे छोटा बायोस्फीयर जो रिजर्व है वो डिकू सलोवा है। डिकू सलोवा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में सदाबहार और मोंटाने जो 16 है उसमें शुष्क प्रकार के वन पाए जाते हैं। यूनेस्को की सूची में भारत में कुल 10 बायोस्फीयर रिजर्व हैं मित्रों। यहाँ पर उनकी एक छोटी सी सूची विद्यमान है। यहाँ पर मैं नाम लेना चाहूँगा: नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, नंदा देवी, नौकारेक, पंचमढ़ी, सिमलीपल और अमरकंटक, ग्रेट निकोबार और लास्ट में 10वां है हमारा ये अगस्थमाला बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये मेहनत और मेरे द्वारा ये अति महत्वपूर्ण जो डेटा आपके साथ शेयर किया गया है इससे आपको निश्चित तौर पर आपके आगामी TET, CTET और सुपर टेट तीनों परीक्षाओं में, उत्तर प्रदेश में पूछी जाने वाली तमाम राज्य स्तरीय परीक्षाओं में आपको बेहतरीन लाभ होने वाला है। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया हो, ओबियसली पसंद आया होगा, तो आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है मित्रों, मैं आपका मित्र गौतम दीक्षित विद्यार्थी स्टडी पॉइंट पर आपके साथ इस महत्वपूर्ण वीडियो में उपस्थित रहा। आपने मेरा पूरा वीडियो सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।